बहुत सही एडवाइस देते हो आप। थैंक्स दी मुझे परेशानी से निकालने के लिए। भगवान आपको और आपके चाहने वालों को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। थैंक यू सो मच। ये कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स हैं जो यहाँ पर सवाल पूछ के उसके जो जवाब थे उनके काम आ गए और उनकी लाइफ सॉर्टेड हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उफ, सच में आप इतने सवालों के आंसर 2 घंटे स्ट्रेंज। ये सवाल वीडियो शूट करने के बाद क्या आपके माइंड में नहीं घूमते? गॉड ब्लेस यू। मैं आधी वीडियो बाद में देखूंगी, कैपेसिटी ही नहीं बची। मतलब हद हो गई। मतलब मैं शूट कैसे कर पा रही हूँ अब, ये सही में प्रश्न है। क्योंकि देखने वालों को भी सुन के दिमाग में कहना वजन हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम और बाद में उनके हल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईश्वर की कृपा समझो या कुछ भी समझो, बात हो रही है, सवालों के जवाब मिल रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। तो अब जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल है, जैसा नाम से पता चल रहा है, आओ बहन बातें करें। यहाँ पर मोस्टली औरतों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष अलाउड नहीं है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर 99.9% महिलाओं के ही सवाल आते हैं। ठीक है। अब उन सवालों को फिर मैं कमेंट्स में जो रहते हैं लाइव पढ़ती हूँ, फिर उनके मैं जवाब देती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये एपिसोड एक के बाद एक चल रहा है। अब जो आप देख रहे हो वीडियो, अगर आप इस पे लेटेस्ट पे कमेंट करोगे तो इससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें आपका जवाब मिलेगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड 224 के जवाब देने के लिए बैठी हूँ, तो ये वाला एपिसोड हो गया हमारा 225। चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करते हैं। पहली बार भैया को इतना बोलते हुए देखा उनकी कुकिंग वीडियोस में। जी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, अब उनकी कुकिंग वीडियो है तो वही बोलेंगे, नहीं तो हाँ भी मैं ही बोल रही होती। कुछ लोग मितभाषी होते हैं, उनमें से वो हैं। जितना ज़रूरत हो उतना या उससे भी थोड़ा बहुत कम बोलना पड़े, इसका प्रयास रहता है उनका। नेक्स्ट। हेलो दी, आज मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एनजाइटी हो जाती है। समझ नहीं आता क्या करूं। अभी तक आपकी हेल्प से लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गई थी, बट अब लगता है शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है। दी, मेरा बेबी 1.5 साल का है। वो बोलता तो ज़्यादा नहीं है लेकिन समझदार काफ़ी है। टचवुड बहुत एक्टिव है। 7 साल इनफर्टिलिटी फेस करने के बाद वो मेरी लाइफ में आया, लेकिन फिर भी मैं उसे कोई बहुत बिगाड़ने वाला काम नहीं करती। मतलब गलती करेगा तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अब वो मारना सीख गया है। छोटा बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो मार देता है। इनफैक्ट मुझे भी। मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं 2-4 लगा देती हूँ और रोने लगता है। बहुत गिल्टी फील होता है। खेलने जाता है तब भी वो मार देता है, फिर उसके पेरेंट्स उसे मारते हैं। जब वो पिट कर आता है तब बहुत रोता है। कल तो उसके पीठ पर निशान पड़ गए थे। मैं बहुत रोई। अब उसे बाहर तो नहीं जाने देती, लेकिन घर में वो मुझे मम्मी पापा सब पर हाथ चलाता रहता है। कोई रिएक्शन ना दो फिर भी करता है। सामान उठाकर फेंक देता है। सब मुझ पर सवाल करते हैं। बहुत गंदी परवरिश है तुम्हारी। मैं क्या करूं दी, अभी कुछ नहीं समझता। मार खाकर रो लेगा फिर वही करेगा। प्लीज कोई आइडिया दीजिए। मैं मेरे बच्चे को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहती हूँ। देखो, उसको ना थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब तक वो सच में आपकी बात को समझने लायक ना हो जाए, है ना। अब जैसे कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं, हमें पता है कि वो आंख बचाते शैतानी कर देगा, तो उनकी माँ को थोड़ा और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। और जैसे ही कोई सामान आसपास उसको दिखता है ना, तो वो तुरंत उस सामान को हटा देंगे और उनको एक आइडिया रहता है कि मेरा बच्चा ये कर सकता है। ठीक। तो वो सब पे हाथ चलाता है ना। तो सबको यही चाहिए कि थोड़ा सा, एक तो अपना मुंह तो कम से कम दूर ही रखें उसके हाथ से। ये नॉर्मल है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उसके अंदर कोई गुस्सा है, कोई ऐसी फीलिंग है जो वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। अभी बहुत छोटा है। ठीक। तो आपको यही कहना पड़ेगा कि भैया इसका हाथ ज्यादा चलता है, तो थोड़ा सा अपना फेस बचा के ही रखना। अभी बहुत छोटा है, समझा रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर उसको ना किसी ऐसे क्रिएटिव काम में बिजी रखो। कुल मिला के उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा हाथ चला रहा है इस तरीके से, तो उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज का। या उसको ये समझ में आता है कि ऐसे मार के मेरा काम हो जाता है, या उसको मतलब कुछ भी उसको खुशी महसूस हो रही होगी ना, तभी वो कर रहा है। इतना छोटा बच्चा सम्मान बेइज्जती इन सब चीजों में नहीं जाता। तो एक तो उसे कुछ क्रिएटिव चीजें आप करने के लिए दो, बिजी रखो। और दूसरा, जैसे कोई पीट रहा उसको बाहर वाला ये वो,
उसकी बजाय फिर उसको यही बोलो कि बेटा तुम हाथ चलाते हो, तुमको खेलने नहीं जाने देंगे, रोएगा झीकेगा, लेकिन घर में ही रखो जब तक वो सही नहीं हो जाता। सार्वजनिक रूप से अपनी मतलब छीछड़ लेदड़ कराने की बजाय अपने घर में ही रखो, खुद देख लो अपने बच्चे को जब तक वो सोशली एक्टिव मतलब इस तरीके से ना हो जाए कि आपको सुननी ना पड़े। लेकिन इतनी हिम्मत मत हारो, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या पहली बार किसी के साथ हो रही है तो इसका हल ही नहीं है। या गंदी परवरिश, 1.5 साल के बच्चे को देख के आप कुछ नहीं कह सकते परवरिश क्या, ठीक है। तो जो कह रहे हैं वो थोड़ा इसको ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, मैं जिस स्कूल में हूँ वो मेन रोड से 1 किलोमीटर भीतर है। दूसरा स्कूल जो मुझे मिल रहा है वो 300 मीटर भीतर है रोड से। मेरी वीकेंड फ्राइडे है, वहाँ संडे है। अभी जहाँ हूँ वहाँ मैंने एज ए इंचार्ज काफ़ी रिसोर्स भी ठीक कर लिया है। अब कंफ्यूज हूँ वहाँ जाऊँ या नहीं, है ना। मेरी मजबूरी नहीं है, पर मेरे प्रेजेंट स्कूल में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, घर के बाकी लोग का वीकेंड संडे है। मतलब आपको वीकेंड मिल जाएगा वहाँ जाके, है ना, लेकिन रिसोर्सेज आपको दोबारा से यहाँ फिर जोड़ने पड़ेंगे। और दूसरा आपको 300 मीटर में मिल जाएगा, और जहाँ अब जा रही हो वो 1 किलोमीटर है। तो 2 फायदे हैं और 1 नुकसान है। तो मेरे को लगता है कि चली जाओ, जब रिसोर्सेज यहाँ पर आप जोड़ सकते हो तो दूसरे स्कूल में भी सुधार हो जाएगा इसी बहाने से। नेक्स्ट, ये वाइट डिस्चार्ज का जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वो ये आ रहा है, उनको पढ़कर सुना दीजिए कि इसके वाइट डिस्चार्ज के लिए रात में 1 गिलास दूध में मखाना और पोस्ता का दाना उबाल कर पिएं और सुबह खाली पेट गुड़ हल्का खाली चबा कर खाएं। हफ्ते में 1 दिन नारियल पानी पिएं, कंटिन्यू 45 दिन कर देखें, जरूर फायदा होगा। मुझे लगता है यार इस तरीके के रेमेडियां बताने का फायदा नहीं होगा। अच्छा ये रहता कि आप लास्ट एपिसोड में उनके कमेंट पे ये चीज ना कॉपी पेस्ट करके रिप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगी भी ना, उनका जवाब उस वाले में मिल गया, वो यहाँ शायद नहीं देखेंगी। और दूसरी चीज, इस तरीके की रेमेडी कोई सुन के कर ले, बहुत होता है, सुनते हम सब हैं, करते कुछ नहीं। अगर सब सुन के करने लगे ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाए, सभी लोग बताते हैं। तो अगर आपको ऐसे किसी का जवाब देना हो तो बेस्ट है आप उसके कमेंट के रिप्लाई में जाके दो, तो उसके फोन पे नोटिफिकेशन आएगी कि समवन हैज रिप्लाइड योर कमेंट, और वो पढ़ लेगा। और जो करना होगा तो वो कर लेगा। बाकी मैंने आधा पढ़ दिया, तो जिनका है अगर वो देख रही हैं तो इस कमेंट को पूरा पढ़ लें। नेक्स्ट, शायद ही मेरी अरेंज मैरिज 10 साल पहले हुई थी। मेरी MIL शुरू से मैनिपुलेशन करती आई है हस्बैंड और FIL के साथ। मैं सीधी थी, मुझे धीरे धीरे समझ आया। वो मेरे साथ अकेले में हाई टोन में टीजिंग वे में टॉन्टिंग वे में बोलती थी। मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। FIL से किया, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। फिर परेशान होने लगी, मुझ में गुस्सा भरने लगा और मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। लेकिन वो सबके सामने झूठ बोलती और शांत रहती, जिससे मुझे और गुस्सा आता और हमारी लड़ाई हो जाती। हस्बैंड चुपचाप खड़े रहते और FIL MIL की जगह बोलते। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं सही हूँ और वो गलत, फिर भी हस्बैंड ना मेरा कोई साथ नहीं किया। मैं उनकी वजह से 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब खूब चिल्ला कर रोई थी, तब भी हस्बैंड का कोई रियलाइजेशन नहीं। अपने को इतना परेशान देखकर मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे अब नहीं रहना है, तो बोलते हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ सकता। इस बात पे हमारी अक्सर लड़ाई होती है, जबकि FIL MIL खुद नहीं रहे अपने पेरेंट्स के साथ। जेठ जेठानी हमारी शादी पर ही अलग हो गए थे क्योंकि जेठानी परेशान थी। लास्ट मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई हो चुकी है। वो मेरे दिल से उतर रहे हैं कि वो कर सकते हैं, वो शुभ सही थी, लेकिन हम नहीं कर सकते। ना मेरी मेंटल हेल्थ की परवाह है, मेरे 2 बच्चे हैं और वो अच्छा अर्न भी कर लेते हैं। मन में ख्याल आता है कि घर छोड़कर चली जाऊं अपने बच्चों के साथ, लेकिन फाइनेंस इशू, पहले जॉब करती थी, बच्चों के बाद छोड़ दी। हस्बैंड बोलते हैं कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, पर मेरा सब्र खत्म हो गया है। देखो, अपने लिए और मुश्किलें खड़ी करना अगर आप नहीं चाहते कि फाइनेंशियल इशू है या फिर अलग आपके पास रहने का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर आपको केवल उन्हें बेयर करना मुश्किल हो रहा है और वो मैनिपुलेशन करती हैं, टेक्निकली करेक्ट रहती हैं, तो आपके हस्बैंड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब उनके सामने कुछ गलत हो ही नहीं रहा, और वो उनकी माँ है, पाल पोस के उन्हें बड़ा करा है, अब वो देख रहे हैं भाई मेरी माँ तो मेरे सामने जैसी है, भाई जितना आदमी देख रहा उतना ही तो समझेगा ना। कैमरा लगा तो रखा नहीं है बिग बॉस का, तो चल नहीं रहा कि उन्हें नहीं पता लेकिन हम देख रहे हैं। आपके पति को उतना नजर आ रहा है जितना उनकी सास उनके सामने बिहेव कर रही है, और सामने आप बता रही हो कि वो बिल्कुल ठीक रहती है। आप चिल्ला रही हो, कुछ भी कर रही हो, रिएक्ट तक नहीं कर रही, तो क्या हो रहा है, वो टेक्निकली राइट खेल रही हैं। इसलिए
उनका पलड़ा भारी चल रहा है। जिस दिन आप टेक्निकली राइट होना सीख जाओगे बजाय अपने इमोशंस में बह के, उस दिन सब बैलेंस हो जाएगा। ना उनकी गलती दिखाई देगी तो ना आपकी दिखाई देगी, घर में शांति हो जाएगी। कुल मिला के ये है, ठीक है। तो देखो, जब वो अकेले में आपसे टॉन्टिंग और इस तरीके से बात करती है ना, तो उस टाइम आपके हस्बैंड नहीं है, आप भी फ्री हो उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए। सामने आपके हस्बैंड के जब वो नहीं कुछ 3-5 कर रही, तो आप भी मत करो, ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये ट्राई करके देख लो। क्योंकि देखो, अलग होने की बात पे जब अब उन्होंने सीधे कह दिया मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, अब इससे ज्यादा आप जिद करोगी होगा कुछ नहीं, अलग हो गए नहीं, लेकिन आपस में कहना सास ससुर और से तो बन नहीं रही, फिर पति के साथ भी आपका टाइम नहीं कटेगा, तो जीवन कैसे जियोगे? अलग हमें होना नहीं पति से, और सास ससुर से अलग हम जा नहीं पा रहे, तो ऐसे जीवन कैसे कटेगा? कब तक ऐसे कुड़ कुड़ के उल्टा शरीर में बीमारियां और पाल लोगे? तो बात यह है कि जो जैसे खेल रहा है उसके साथ वैसे ही खेलो, तब है रास्ता उस चीज से निकलने का। अब आपकी सास पॉलिटिक्स खेल रही हैं, सामने कुछ पीछे कुछ, तो आपको भी यही है कि जब हस्बैंड पीछे की बात उनकी नहीं देख रहे तो आपकी भी नहीं देखेंगे। जैसे चाहे फिर अपने आप हैंडल करो पीछे जो सिचुएशन बन रही है। नेक्स्ट, मैम मेरे हबी मनी देते हैं पूरा, बच्चे भी देखते हैं, मारकर शॉपिंग भी करा देते हैं, मार्केट होगा, हेल्प भी करते हैं, बट इन 5 साल में कुछ इंसिडेंट हुए हैं कि मेरा मन खराब हो गया है इस रिश्ते में। ना बॉन्ड बनाने का मन है, ना फीलिंग शेयर करने का, ना एफर्ट करने का इस रिश्ते में। हब्बी कब बदल जाए पता नहीं चलता, क्या करूं? कब बदल जाए मतलब सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो देखो, ये अगर हमें भी इसी तरीके से देखना है कि ठीक है रह तो रहे हैं, या तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक महिला ऐसी होती है या एक पुरुष ऐसा होता है कि भाई अगर इमोशनल बॉन्ड नहीं है तो वो साथ आदमी के साथ नहीं रह सकते हम, है ना, हम उसके साथ पति पत्नी के रिश्ते में दिखावे के लिए भी नहीं रह सकते। एक तो ये है। और ज्यादातर मतलब कहूंगी आज के टाइम पे शायद कम हो, लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि उनके बीच में इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक रिश्ता है, बच्चे हैं, परिवार है, वो साथ रह रहे हैं, ठीक है। ना वो एक दूसरे की कोई फीलिंग समझ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उनके पास शेयर करने के लिए कुछ है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभ रही है, सोशली वो पति पत्नी की जिंदगी जी रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी। अगर आप उनसे बात भी करोगे तो उनको इस चीज का कोई वो नहीं है कि वो बैठती अपना दिल खोल कर रोना शुरू कर देंगे जी हमारी तो बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे जोड़े हैं, और हमारे माँ बाप के टाइम के जो जोड़े हैं वो तो बहुत ही सारे हैं ऐसे। इमोशनल बॉन्डिंग क्या होती है उन लोगों को कुछ नहीं पता था, सब अपना अपना बस फर्ज निभाते थे, वही इमोशनल बॉन्डिंग है बस, है ना। तो भैया इसमें यह है कि अगर हमारा ऐसा है कि पति हमारे सारे फर्ज निभा रहा है, इमोशनल बॉन्ड हमें महसूस नहीं दे रहा, तो अब हमारे पास 2 डिसीजन है कि भाई हम या तो हम भी वैसे ही अपना जिम्मेदारियां निभाते रहो एंड दैट्स इट, और लग रहा है कि नहीं जी हमें तो बॉन्ड इमोशनल वाला ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तब आपको बात करनी होगी कि इस रिश्ते को या तो सुधारा जाए या इस पे काम करके देख लो भैया, कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो फिर निकलो इस रिश्ते से बाहर। तो आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी में आ रही हो, ऐसे रह सकते हो नहीं रह सकते हो, क्योंकि देखो दूसरा आदमी बदल जाए नहीं बदले इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। समय है, भावनाएं हैं, शरीर है, पता नहीं कब किसका क्या सोचने का तरीका बदल जाए। होता है ऐसे बहुत बार कि इतने इतने सालों का रिश्ता है, देखते नहीं बॉलीवुड में क्या चलता है, समझ यही तो नहीं आता, लेकिन कई बार लगता है कि हो सकता है, कई बार हमें लगता है हमारे इसके साथ बॉन्ड है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ है, सडनली कुछ चीजें होती हैं, हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती होगी, तो उन्हें तो हम रोक नहीं सकते ना, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकते हैं इस चीज के लिए। और दूसरा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारा स्टैंड क्या होगा वो हमें क्लियर करना पड़ेगा अपने दिमाग में। नेक्स्ट, हेलो दीदी, कमेंट थोड़ा बड़ा है, आज सारे बड़े ही आ रहे हैं भैया, अभी तक 4 पढ़ पाई हूँ, देखते हैं। मैं कभी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रही, मेरे पापा नहीं है, तो बचपन से हम बहनें और मम्मी की ही, मेरी लव मैरिज है, मेरी मम्मी ही हैं। मेरी लव मैरिज को 5.5 साल हुआ और 2 बच्चे हैं, घर में पति, उनके पेरेंट्स और जेठ हैं, सास ससुर ने उनके ही बाजू में घर दिला दिया है, ईमेल ईमी या रेंट नहीं है, ईएमआई या रेंट नहीं है, जेठ को इश्यूज हैं इसलिए काम नहीं करते, पर बाकी सब वर्किंग है, रेंट से काफी इनकम भी है, मैं जॉब के साथ कुकिंग भी करती हूँ सबको दोनों टाइम की,
क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना पसंद है, सास हेल्प कर देती है, बच्चे संभाल लेती है क्योंकि अब वो रिटायर्ड है, बाकी काम के लिए मेड है। सब कुछ सही तो है, प्रॉब्लम कहाँ है। खाना कभी अच्छा नहीं बना तो बुरा भी कोई नहीं बोलता, बाहर का मन हो तो ऑर्डर भी कर देते हैं, मैनेज हो जाता है। मेरी मम्मी बोलती है सास ससुर और जेठ के लिए मत बनाया करो, दिमाग खराब है आपकी मम्मी का। जेठ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर खर्च के लिए पैसे मत दो, बहू की कमाई का कोई नहीं खाता, जबकि शादी के पहले मम्मी का और घर पूरा खर्च मैं ही करती थी। मेरी सेविंग ही नहीं हो पाती थी, मम्मी को घूमने का बहुत शौक था इसलिए पैसे बचते हैं, ऐसा बहुत कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलते हैं। सिंस मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रही हूँ, नहीं पता क्या सही क्या गलत। आपकी फैमिली जो चल रही है ठीक चल रही है, ठीक है। अब आपकी मम्मी की या तो नीयत आपके पैसों पर खराब हुई पड़ी होगी, क्योंकि पहले आप सारा खर्चा कर रही थी कि इसका कुछ बचे तो मेरे पास आए, या इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करूं कि इसकी नजर में मैं ही बस अपनी रहूं, अपने परिवार में से एडजस्ट ही मत होने दो। प्योरली आपको शायद बुरा लगे आपकी मम्मी के लिए कह रही हूँ, लेकिन भैया प्योरली घर तोड़ने वाली बकवास है ये। तो उस तरफ मत ध्यान दो, आपको जीवन इस परिवार में काटना है। और अगर तालमेल के साथ सुख से ज्वाइंट फैमिली में कट जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अकेलेपन में आदमी तभी जाता है जब उसे पता है परिवार का साथ जो है वो उसे बढ़ाने के बजाय, खुश रखने के बजाय खा रहा है अंदर से। लेकिन अगर हमारा सब पैसे का और काम का हिसाब सही बैठ जाता है ना, कोई परेशानी नहीं है, स्मूथ चल रहा है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, तो ज्वाइंट फैमिली कभी भी ना तोड़ो फिर अपनी। नेक्स्ट, मुझे सोराइसिस, PSORI सोराइसिस है, पता नहीं क्या, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो बताओ। मुझे इसका सुना सुना सा लग रहा है नाम, लेकिन मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। जिसको भी इसका जवाब पता हो वो कमेंट में इनके रिप्लाई कर देना, बजाय इसकी तरह अगले वीडियो में जाने के यहीं पर। नेक्स्ट, दी लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस भी सेविंग का ही पार्ट है, बिकॉज हम इस मनी को एनी टाइम यूज नहीं कर सकते। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। आपसे बात करके ऐसा लगता है अपने फैमिली मेंबर से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, मेरी कोशिश भी यही है कि आपको ऐसे ही लगे। नेक्स्ट, मैम आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने सूट्स हैं? जस्ट आस्किंग, आई वॉच ऑल योर वीडियोज। बहन शायद मैं गिनने बैठूंगी तो मेरा बेड भर, मतलब मेरा बेड अंदर से भी भरा हुआ है डब्बों में, अलमारी भरी हुई है, नीचे भरे हुए हैं दोनों खाने, ऊपर भी भरे हुए हैं। बच्चों की अलमारी में मेरे कपड़े हैं, बच्चों की अलमारी के ऊपर वाले में भी सूटकेस है मेरे कपड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गिनने बैठूंगी तो कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मुझे पूछना था कि 19 अगस्त को मेरे कजिन की बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और जो बैंकेट हॉल में वो मनाएंगे, तो दीदी मेरे पास एक सिंपल सा गाउन है जिसके बाजू और पूरा फ्लेयर तो जॉर्जेट के कपड़े जैसा है, बट उसकी चोली वेलवेट सीक्वेंस किया। तो इतनी गर्मी में वेलवेट मिक्स गाउन पहनना ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आई मीन मैं कहीं हंसी का पात्र तो नहीं बन जाऊंगी? बन जाएंगी आप। प्लीज गिव मी योर ओपिनियन, मत पहनो उसे। अरे नहीं है गाउन, कोई बात नहीं, आप सिंपल साड़ी पहनो। और आपको ड्रेस ही पहननी है ना, साड़ी ड्रेपिंग की इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस, मतलब मेरे पास कभी कभी एक दो आ जाती हैं, कभी रैंडमली अगर आ गई तो, लेकिन उसमें इतने बढ़िया होता है। तो आप एक देख के कमेंट कर दो या उसे लाइक कर दो, ऐसी ढेरों वीडियो आ जाएंगी। आप साड़ी को ही स्टाइल में मतलब ड्रेस के स्टाइल में पहन सकते हो, मतलब एक्चुअली ये नहीं कि बस वीडियो के लिए। बहुत इजी ड्रेप रहते हैं तो वो कर लो, लेकिन वेलवेट गर्मी में पहनोगे तो ऑब्वियसली बेकार लगेगा वो। नेक्स्ट, मैम मैं वही हूँ जिसमें लास्ट वीडियो में मैसेज किया था कि प्राइवेट स्कूल में सर बार बार मीटिंग करते हैं, मैंने वो स्कूल लीव कर दी, क्या मैंने सही किया? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल हो गया था। अब दूसरा स्कूल देख रही हूँ, मेरे बेटे का सितंबर में एग्जाम है, वो कराची। अभी एग्जाम तक जॉब पर मर जाओ, क्या मर जाओ? मुझे क्या करना चाहिए? वो ये कह रहा होगा कि एग्जाम तक जॉब पर मत जाओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट घर पर मेरा मन नहीं लगता, प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। सितंबर में है पेपर, लेकिन बात वही है, घर पे जब मन नहीं लगता तो 2 महीने बहुत होते हैं। तो उस बच्चे को यही है कि जहाँ भी ढूंढ रही हो, ढूंढती तो रहो, क्योंकि एकदम तो मिलेगी नहीं, लेकिन कह देना कि भाई ज्वाइन सितंबर में करेंगे या कुछ भी है, या बच्चे को लगे कि हाँ भाई ठीक है मम्मी आप चली जाओ कोई बात नहीं, तो ढूंढ तो लो ही। वहां बात ये कर लो कि मैं ज्वाइन सितंबर से करूंगी। नेक्स्ट, हेलो दी, ये क्वेश्चन है, मेरा एक लड़का है 5 साल का, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, इस पे 2 बेबी नहीं किए, लेकिन अब मेरा एक बच्चा, लोनली फील होता है जॉब की वजह से, सिर्फ उस पे पढ़ाती हूँ, इतना ही टाइम दे पाती हूँ। आस पड़ोस में भी बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा ना सही
से खाता है, बस टीवी देखता है मोस्टली, क्या करूं। देखो ये परेशानी है, लेकिन जॉब की वजह से अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ भी है, उसको किसी हॉबी क्लास में, वो हमेशा हमेशा ये नहीं रहेगा, 5 साल का वो अभी है ना, हमेशा ये दिक्कत नहीं रहेगी कि वो अकेला फील करेगा एंड ऑल दैट। उसका फ्रेंड सर्कल फिर ट्यूशन में बनेगा, स्कूल में बनेगा, है ना। उसके फ्रेंड्स के घर अगर आना जाना, बर्थडे वगैरह कुछ होते हैं, तो उसे एंथुजियाज्म के साथ लेके जाओ, हो जाएगा। और आप नहीं दे पाते थोड़ा टाइम, हस्बैंड को कहोगे वो समय दें, उसके ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल या पैटर्नल जिधर भी रहते हैं कभी कभी वहां भेज दो, निकल जाएंगे और 1-2 साल। लेकिन इसके चक्कर में दूसरा बच्चा करना, अगर हमारी फाइनेंशियल स्थिति अलाउ नहीं कर रही तो कोई समझदारी नहीं है। बहुत लोगों की तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिर भी नहीं करते दूसरा बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल चाइल्ड है तो वो सही से पल ही नहीं पाएगा, हो जाएगा, बस अलग तरीका रहेगा उसका। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं वही हूँ जिसकी शादी को 15 साल हो गए। सास ससुर ने मुझे बहुत परेशान किया। देवरानी की शादी को 3 साल हुए हैं। सास ससुर देवरानी की सारी गलती इग्नोर करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और मेरे लिए आज भी वही बिहेव है जो 15 साल से चला आ रहा है। मैं क्या करूँ? बोलो इस चीज को, और क्या है कि भाई बहू मैं भी हूँ वो भी है, एक सा कर लो जैसा करना। इतने साल मेरा पागल बना लिया, अब तो होश में आ लो। एक आध बार बोल दो इस चीज को, अगर उन्हें खुद से नहीं समझ में आ रही, आपके चुप रहने का ही फायदा उठ रहा है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने बीकॉम करी है, मैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकती हूँ? देखो आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे सर्च कर लो कि खाली ग्रेजुएशन से मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एग्जाम कोई, मतलब क्लर्क वाली जॉब तक समझ लो शायद हो जाएगा। उससे आगे आप कहीं भी जाओगे उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोफेशनल वो मांगेंगे, है ना। तो जो क्लरिकल जॉब होती है शायद उनमें ग्रेजुएशन चल जाएगा, लेकिन उनमें अब सब में कंप्यूटर का काम है, उसमें भी शायद प्रोफेशनल कुछ कंप्यूटर डिप्लोमा आनेंगे। लेकिन फिर भी प्लेन ग्रेजुएशन में आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप गूगल पे सर्च कर लो। तो इस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत सालों से जॉब से रिलेटेड चीज़ों से छुटी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे किस जॉब का क्या क्राइटेरिया है, किस में कितनी एज है। तो यहाँ मैं ऑथेंटिक जानकारी और डिटेल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप गूगल पे यही क्वेश्चन बोल के टाइप करेंगी, तुरंत आ जाएगा खुल के कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, दीदी मुझे बार बार डिप्रेशन हो जाता है। बार बार उससे निकलो बहन, और डिप्रेशन से निकलने का तरीका वही होता है, बी बिजी किसी नई चीज में, पुरानी में नहीं। जब तक जीवन में कुछ नया सीखते रहोगे तब तक जिंदा होने का एहसास बना रहेगा। बस मेरी इस बात को बार बार दोहराते रहना। और सीखने के लिए ना इंसान की उम्र खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म नहीं होंगी। और अब तो जमाना ऐसा चल रहा है, आप एक चीज सीख के हटो, अभी जो मैं फील कर रही हूँ अपने साथ, एक चीज सीख के हटती हूँ, लगता है अब ये आ गया, तभी कुछ ना कुछ नया आ जाता है कि अब ये स्किल भी जरूरी है भैया, ये भी सीखो। तो जब तुम कुछ नया सीखते रहोगे ना तो डिप्रेशन पास नहीं फटकेगा। नेक्स्ट, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी हालत ऐसी हुई भी है इनकी माँ की, अब वो कोई भी बात होती है तेरी सास या ये उस औरत के साथ, 2 दिन मजबूरी में कहीं रहना पड़ता है तो मेरे मरने का मन होने लगा है। मैं सच कह रही हूँ, अब मैं ये डिप्रेशन नहीं झेल पाऊंगी। 5 साल हो गए लोगों को गलत सलत फैला रही है, मेरे साथ गलत किया, मुझे ही गलत बना रही है। मैं वापस से उनके साथ किसी कीमत पर नहीं रहूंगी, ना हो अपने घर रखूंगी उन्हें। उनके रिश्तेदार मेरे दूर के रिश्तेदार पर दबाव बनवा कर मुझे समझाने, मेरे घर वालों पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे समझाइए बेटा, कितनी बार अपने तरीके समझा दिया, नहीं समझ रही। मुद्दा ये है कि मैं उनके अकॉर्डिंग की बहू नहीं हूँ, उनके पूरा विपरीत हूँ। मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मुझे प्रपोज किया था, मैंने उनसे सारी चीजें पहले ही बात कर ली थी। शादी के बाद कैसे जीना है, हमारे सपने, रहना पहनना, सोच, एवरीथिंग मैंने हस्बैंड से पहले बता दिया था। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझसे ही शादी करना चाहते थे। उनकी पसंद मैं हूँ, मेरे जैसी लड़की, उनकी माँ को जैसी बहू चाहिए वैसी मैं नहीं हूँ। बार बार हर चीज को लेकर दखल अंदाजियां करना, रिश्तेदार वालों को बोलती फिर रही हैं कि उसके उसे ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसी है वैसी है। 4 साल घर अलग हो गए, कैसे इनकी माँ को समझाएं, मैं अपनी सास को कैसे समझाऊं, क्या कहूँ, और ना मैंने बात करने के बाद भी फिर क्या स्टेप लूं अगर ना माने। मेरा पति, मेरा बच्चा, मैं अपना घर बीएस बसाकर अपने घर में खुश हूँ, मेंटली टॉर्चर कर रही है वो फिर से मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। आगे 5-6 महीने बाद ननद की बेटी की शादी पर रही, वहां मेरे दूर वाले पास वाले रिश्तेदार भी होंगे, इनके रिश्तेदार भी होंगे।
कुछ ना भी हो तो जानबूझकर ये लोग सीन क्रिएट करेंगे। हम जाएं कि नहीं, और जाएं तो वहां कोई हंगामा हुआ तो क्या कहें, क्योंकि इनकी माँ तो मेरी नंदों को बातों में आकर अपने ही घर की बहू की इज्जत उछाले जा रही है। मेरे पति तो मेरे साथ है, वो बोले भी हैं तू बोलना, तुझे जो भी बोलना है, मैं तेरे साथ हूँ, वहां भी खड़ा रहूंगा। मेरा डर है कहीं जानबूझकर वो लोग मेरे पति को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए रिश्ता खत्म वाली बात सास और मेरे हस्बैंड का ना हो जाए। मेरे हस्बैंड अपनी माँ का करना चाहते हैं, और इतना मेरे साथ करने के बावजूद भी मैं इंसानियत की खातिर जिस दिन बेड पर आएगी उनका कर दूंगी। प्लीज पूरा पढ़कर सारे सवालों के जवाब दीजिएगा। मुझे आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। 5-6 दिन हो गए हैं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ। फिर भी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर सकती थी। प्लीज ट्राई करिए, नहीं तो औरों के फिर छूट जाते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम आपकी जो है मेन ये है कि, वैसे बताऊँ ना, प्रॉब्लम है नहीं कुछ। अब तुम कहोगे इतनी बड़ी कहानी सुनाई और मैम कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पति आपके साथ हैं, आप अलग रह रही हो, आपके दूर के रिश्तेदारों की नजर में आपकी इमेज खराब करी जा रही है आपकी सास के द्वारा। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि अपने ही घर की बहू की इज्जत उछाल रही है। जब बहू को ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि घर की बातें बाहर बताना मत, घर की बात घर में रहे तो इज्जत रहती है, अब वो जब रूल सास ने खुद ही तोड़ दिया, वो खुद ही गाने गा रही है सब जगह जाके, तो तुम्हारी वो लक्ष्मण रेखा भी खत्म। ठीक है। अव्वल तो दूर के रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो दूर के रिश्तेदार हैं, वो दूर ही रहते हैं। आपका कल को कोई काम होगा वो आपके यहाँ भी आके खड़े हो जाएंगे, नहीं भी आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ज्यादा ही सगा किसी दूसरी पार्टी का बन रहा है। अव्वल रिश्तेदारों की जो नेचर मुझे समझ में आती है वो ये है, आप घर में आपस में लड़ रहे हो खून के रिश्ते, आप खूब लड़ लो, दोनों पार्टी अपनी अपनी बात कह लेंगी, वो दोनों के आगे हाँ हाँ कर देंगे। अगर वो भी शकुनी वाला इनका दिमाग चल रहा होगा तो इसकी उधर इसकी उधर वो भी कर देंगे, लेकिन वो कभी भी बीच में ना तो सुलह करने आएंगे, ना आपके खिलाफ कोई या आपके पक्ष में कोई फैसला सुनाने आएंगे, ना उनकी अथॉरिटी है फैसला सुनाने की। सिर्फ और सिर्फ यह आपने कोई बात बताई उनका काम होगा, हाँ बहन सही कह रही हो, हाँ बेटा सही कह रही हो, सामने वाली पार्टी को कह देंगे उनकी गलत बात है, बस आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई। ये हो रहा है। ठीक है। तो आपकी सास को वो उनको सुना के अपने पक्ष में प्रतिपुष्टि लेके उनको अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। अब देखो अगर शादी में जाने की या कहीं जाने की है कि जो लोग कोई सीन क्रिएट ना करें, तो क्या करूं? हस्बैंड ने आपके पहले ही जवाब दे दिया कि तू बोल जो तुझे बोलना है। मान लो कोई काम गलत है वो मैंने करा ही नहीं, और मेरी सास ससुर कल को ये कहने लगे कि सुनीता ने ये किया वो किया वो किया, और मेरे पति ये कह रहे हैं कि अगर तूने नहीं किया तो तू बोल, मैं तो खड़ा हूं पीछे, तो फिर मुझे क्या टेंशन है? मैं साफ मना कर दूंगी कि कुछ भी बोल रहे हो, मैंने कब किया। करो कन्फ्रंटेशन उस चीज को, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो कोई बड़ी बात नहीं होती अपना पक्ष रखना। और अपना पक्ष जब भी ऐसी अगर हमें लगता है कि बाहर के रिश्तेदार जो हैं वो हमारे लिए मैटर कर रहे हैं कि उनकी नजर में हमारी इमेज कैसी है, तो भैया अपना पक्ष रखना सीखो। जब सामने वाले ने अपनी मर्यादा तोड़ दी कि घर की बात बाहर बताना शुरू कर दिया, तो फिर तुम भी पीछे मत रहो, हो गई तुम्हारी इमेज वापस क्लीन। जो अभी तक तुम्हें पता था वो सबको पता होगी, बात खत्म। तो डिप्रेशन है किस बात का? डिप्रेशन तब हो जब पति ने, एक पिछले में आया था कि पति कह रहा भाई तो तू नहीं बोलेगी, चाहे वो कुछ भी कहते रहे, वहां थी असली मुसीबत कि हम घुट रहे हैं, हमें पता है हम गलत नहीं है, फिर भी हम सुन रहे हैं क्योंकि अगर हम बोले हमारा पति मुंह बना के बैठेगा। वहां थी असली परेशानी आपके में। अगर मैं जहां से देख रही हूँ ना, परेशानी कुछ है ही नहीं, आपके पति आपके साथ हैं, और इस चीज का जो मलाल है आपकी सास के मन में, वो अपने हिसाब से उसको जगह जगह करके थोड़ा शांत होना चाह रही है अपने मन को, बस और कुछ नहीं है। तो आपको लगे अवॉइड कर सकती हो कर दो, आपको लगे जवाब देना है दे दो, सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ भी उलझा हुआ नहीं है आपकी कहानी में। नेक्स्ट, मैम मैं भी जॉब करती हूँ 9 से 5:30, और मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है। घर में सासू माँ चिक चिक करती हैं, मैं सोच रही हूँ बाहर रह लें कहीं। बहुत हस्बैंड बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, इनका टाइम भी 9 से 5 ही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बड़ा बेटा 11 का और छोटा बच्चा 6 साल का है, प्लीज बताना जरूर। देखो चिक चिक को ना थोड़ा सा देख लो, अगर बर्दाश्त कर सकती हो, बेस्ट वही रहता है कि बच्चे अकेले ना छोड़ने पड़े। लगे सिर के ऊपर से पानी चला गया, जब आखिरी ऑप्शन होता है कि भैया अलग रहो, फिर बच्चे ताले में बंद करके जाने पड़ते हैं।
लेकिन अगर लग रहा है कि ठीक है पार्ट ऑफ द, मान लो एक मोटी सी बात है, कल को हमारा बच्चा ही ऐसा हो, होते हैं कुछ बच्चे, अभी आया था हाइपर एक्टिव है, मार देता है, हम उनके लिए भी तो टेंशन लेते हैं ना। अगर सर में दर्द हो जाता है अपने बच्चों की प्रॉब्लम कुछ जरा सी भी सोच के, तो लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है हम अपने बच्चों से अलग हो जाएं, इन्हें छोड़ के अलग रह लें, मेंटल पीस इज इम्पोर्टेंट, नहीं आता ना। तो माँ बाप के लिए क्यों आ रहा है, सास ससुर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे बिना सरवाइव कर लेंगे, रह सकते हैं, तो एक ऑप्शन है। दूसरी चीज, बच्चा छोटा है, उसको मेच्योरिटी नहीं है, उसको नहीं पता कि वो कितनी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर रहा है या फिर उसको कैसे हैंडल करना है, उसको नहीं आ रहा। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे में हमसे समझ कम है, और माँ बाप का हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि हम वहां ये मान के चल रहे हैं कि वो पेरेंट्स हैं, उनको हमसे ज्यादा जिंदगी का अनुभव है, वो गलती क्यों कर रहे हैं, उन्हें हमें गलती करने से रोकना चाहिए, खुद ही गलती कर रहे हैं। ये दो हो जाते हैं, इस वजह से हम उनसे अलग होने की सोच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका, आपकी मम्मी जो सास है उनके साथ अलग रहना वो भी गलत लग रहा है, प्लस आपके बच्चों का भी सपोर्ट सिस्टम जो है कि अभी घर खुला मिल रहा है, रह रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि थोड़ा सा चिक चिक या जो कुछ भी है देख लो, झेल सकती हो तो झेल लो। अगर ये लगता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं, अब तो जिया ही नहीं जा रहा, जैसे पिछला था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं इंसान इसके साथ रह ही नहीं सकती, ये ना सारे की अपनी अपनी सीमा होती है। आपको लग रहा है आपकी सीमा अगर टच हो गई है, क्रॉस हो गई है, तो बेशक आप अलग रहो। रह रहे हैं दुनिया भर के लोग अपने बच्चों को लेके यूनिट फैमिली में अलग, फिर वो कैसे भी छोड़ के जा रहे हैं बच्चों को, कैसे भी पाल रहे हैं, फिर वो उनकी हेडेक है। लेकिन ये भी बात है कि देखना पड़ता है, मतलब हमारी बर्दाश्त कहाँ तक है। तो आप ये देख लो, जिस दिन लगे आपकी बर्दाश्त छू गई है बिल्कुल, अब आपसे नहीं होगा, तब ये सोचना कि अब चाहे अकेले रहें, जब तक हो सकता है रहते रहो, बच्चे राजी खुशी सबके साथ पल जाए, वो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा भी सवाल है। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, मैंने मेरे सास ससुर की टेक केयर की जबकि सास मेंटल पेशेंट थी, आप दोनों एक्सपायर हो गए, बट अब मेरे जेठ जेठानी बहुत परेशान कर रहे हैं। हम शुरू से अलग ही रहते आए हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही थी जो हमने पूरी की, बट मेरी जेठानी बिना बात के मुझे गाली देती रहती है। पिछले 17 सालों से अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे दरवाजे पर पेपर स्प्रे डाल दिया, जिससे मुझे, मेरे बच्चों, हस्बैंड को काफी परेशानी हुई मेडिकली। अब मुझे क्या करना चाहिए, वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है, मैं नीचे, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में कम, अपने भाई के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है। मुझे लगता है मुझे उनका गाली देते हुए वीडियो बना लेना चाहिए और पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि बोलने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आप बताएं क्या करूं, या अभी रुक जाऊं, कोई और तरीका हो तो बताएं। आपके वीडियो काफी टाइम से देख रही हूँ, इसलिए सारे तरीके ट्राई कर लिए, बट एक बात है, अगर मैं पुलिस में जाती हूँ तो मेरा रिश्ता दांव पर लग जाएगा, इसलिए हिचक रही हूँ। बच्चे आपके बच्चों के बराबर हैं, क्या करूं, प्लीज सजेस्ट। वीडियो बनाने वाला आइडिया इज वेरी गुड, लेकिन पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, उसी वीडियो को अपने पति को प्ले करके दिखाओ, जेठ जेठानी को भी खाने पे बुला लो, नीचे बुला लो, उसके बाद टीवी पे चला दो वीडियो कि देखो भैया ये होता है। अब मतलब आप मुझसे क्या सपोज किया जा रहा है, मैं क्या करूं ऐसी कंडीशन में, है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं, आदमी जब, मतलब आपकी जेठानी का बता रही हूँ, जब वो देती होंगी ना गाली या कुछ भी कर रही हैं, शायद उनको एहसास नहीं होता होगा कि वो कितना गलत कर रही हैं, लेकिन जब वो चीज वो वीडियो में देखेंगे ना, अगर वीडियो बना सकते हो तो बना लो, बेस्ट है। लेकिन पुलिस वुलिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, वो घर पे ही देखना, इसका बहुत आ जाएगा काम। न्यू घर बनाते टाइम किन बातों पर अटेंशन देना चाहिए, अब तक टाइल्स का वर्क हो गया है, किचन में फर्नीचर के लिए मॉड्यूलर लूं या कारपेंटर से बनवाऊं, कहीं से भी लो। एक तो मॉड्यूलर अगर लोगे तो भैया देख लेना कि वो अंदर, मतलब माल कैसा लगा रहा है, मेन ये है रेडीमेड चीजों का। भरोसे की दुकान थोड़ी होनी चाहिए जहाँ के माल की आपने रिव्यूज देखे हो कि अच्छा है, ठीक है, चाहे 4 पैसे फालतू देने पड़े। नहीं तो कारपेंटर सामने बनाएगा, वो तो फिर है ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट अपने सामने की चीज है। दूसरा कि घर बनाते टाइम किन बातों पर टेंशन देनी चाहिए भैया, एक तो जो अभी तो आपका टाइल्स का काम चल रहा है, टाइल्स जो है वो ग्लॉसी की बजाय इजी टू क्लीन वाली, अच्छे से मेंटेन हो जाए इस तरीके की हम चुनेंगे। और सबसे जो आगे दिक्कत आती है वो होती है कि भैया आपकी पानी की निकासी, हवा का आवागमन, वो है सही है नहीं, लेकिन वो सारी चीजें, कुछ हवा वाली तो नक्शे के टाइम पे डिसाइड हो जाती है। ढाल वगैरह जब वो टाइल लगाएंगे तो ये देख लेना कि ढाल सही बन जाए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है अगर ढाल टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो, या गलत तरफ झुक गया तो। ठीक है, तो किचन का मैंने आपको बता दिया, और एक साथ एक वीडियो में 1 मिनट के आंसर में मैं नहीं बता पाऊंगी। घर बनाते टाइम भैया बहुत सारी चीजें ध्यान में देनी पड़ती हैं, और वो शुरू से शुरू होता है जब नक्शा बनाते हैं हम, तब से लेके फिनिशिंग तक, जब तक हमारा पेंट और शीशे लगते हैं तब तक, स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे ध्यान दो। दीदी मिनिमम रेंटेड प्ले मैं, क्या है ये, मिन रेंटेड प्लेस पे रहती हूँ मैं, होगा मैं रेंटेड प्लेस पे रहती हूँ, बच्ची का स्कूल के पास की वजह से रह रही हूँ। रेंटेड पे अपने 2 घर हैं बट दूर है, तो बच्ची परेशान होती है। सोच के आई हूँ बट इस घर में अपनापन लगता नहीं, दिल भी कम लगता है, कनेक्शन फील नहीं हो रहा। कितना भी अच्छे से डेकोरेट एंड ऑल करने पर भी यहाँ आई हूँ हेल्थ भी डाउन हो गई है। क्या करूँ कि थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। यूट्यूब चैनल अपने घर अच्छा चल रहा था, यहाँ आने से डाउन हो गया, दिल नहीं करता। अब B13 एंड विटामिन डी भी काम आ गया है, रिकवर नहीं हो रहा, कम आ गया है। प्लीज सजेस्ट मी। मुझे लगता है आप जिस रेंटेड प्लेस पे रह रही हैं ना, वहां की वाइब्स गलत है, या तो वहां पे वास्तु दोष कुछ इस तरीके का भयंकर होगा। मेन जैसे होता है ना, आग्नेय कोण होता है, इधर है हमारा नॉर्थ ईस्ट और इधर वाला, ठीक है, ये वाला कोना जो नॉर्थ ईस्ट के इधर वाला पड़ेगा, नॉर्थ क्या बैठा, ईस्ट इधर है, देन इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो होता है, ईशान कोण में भी मैं गलत कर रही हूँ, मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है ईशान कोण, बिल्कुल उसकी सीध में जो दूसरा कोण होता है ना, वहां पर खाना बनना चाहिए। आग्नेय कोण वहां होता है। एक जीने के नीचे अगर आपने टॉयलेट या पूजा घर बना लिया, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालती हैं, उनका तो जरूर ध्यान होना चाहिए। या आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अगर आपका ईशान कोण जिस घर में आप रह रहे हो ना, और वहां पर गंदगी का वो है कि, मतलब गंदगी भी एक होती है कि धूल मिट्टी जाले ये सब है, एक एक टॉयलेट ही वहां पर बना दिया, वो बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि वहां से आके यहाँ पे ये सारी चीजें एकदम शुरू हुई हैं, आप एक बार कंपास लेके, ठीक है, और गूगल पे ही सर्च करते रहना कि कौन सा कोण में क्या है। आप एक बार चेक करना आपके घर में वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। वास्तु को ना लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स उसके ऐसे हैं जो सही में अगर गड़बड़ हैं तो आपका वो बिल्कुल टाइम बदल के रख देते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो एक बार मुझे लगता है उस घर में ही गड़बड़ हो गई है वो उस तरीके से, इसीलिए आपके सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो आपने बस एक चीज देखी कि घर पास है, बाकी चीजें आपने शायद ध्यान नहीं करी। तो रेंटेड है, अच्छी बात यही है, आप बदल लो फिर उस घर को। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे करें। अब जॉब कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इनकम एक्स्ट्रा करें, है ना। एक ही तरीका सबके साथ तो नहीं हो रहा। हाँ, एक तरीका है यूट्यूब का जो सबके लिए खुला है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन सबके लिए खुला है, हर प्रोफेशन का आदमी इसमें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातें शेयर कर सकता है। तो ये है, टीचर है तो ट्यूशन पढ़ा लेगा, सिलाई का कहीं बुटीक का काम है तो वो और कुछ कर लेगा। मतलब ये तो जॉब के साथ पता चलेगा ना कि कैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, जिन सिस्टर्स को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो रात में 1 स्पून साबुत धनिया पानी, देखो कितने लोग एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे रेमेडी पढ़ने में ना वो नहीं लग रहा कि कोई सुनेगा और करेगा। आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये वाली मैं बता देती हूँ, मैंने इतनी देर में देखा है तो उस वाले में ना काफी सारी चीजें थी, इसमें सिर्फ 1 स्पून साबुत धनिया पानी में भिगो दें और मॉर्निंग में खाली पेट उसे छान कर पी लें। यानी धनिया साबुत वाली भिगोनी है रात को और सुबह छान के पी लेना, इससे आराम आ जाएगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं यही करती हूँ, मतलब ये आसान है याद रखने में और अप्लाई करने में भी, तो ये मैंने पढ़ दिया। नेक्स्ट, हेलो दी, आपके वीडियो से सारे आंसर मिल ही जाते हैं, मेरी एक हेल्प कर दीजिए। आई एम 47 बट एज इज जस्ट अ नंबर, आई एम फिट एंड फाइन, मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता, बट अब मेरे पास टाइम है तो मुझे सीखना है, नॉट प्रोफेशनल बट थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करके। तो कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए एंड कौन सी ब्रांड, मीडियम बजट में अच्छी क्वालिटी सजेस्ट करना प्लीज। आप लिव लाइफ इजी देखती हैं, मैं आपकी आईडी देख के बता रही हूँ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आता है
या शायद इसमें भी आएगा, आहो बहन वाले के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे होगा एक माई मेकअप प्रोडक्ट्स करके, उसके नीचे एक लिंक होगा, उसमें जितने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे वो हैं जो मैं यूज करती हूँ, मीडियम रेंज के हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, तो आप उनमें से ले लो, सब बढ़िया हैं, मतलब अफोर्डेबल और काम करते हैं सच में। और अगर दो चार और इस तरीके का लगा तो मैं एक बार फिर से लिव लाइफ इजी पे भी एक बार दिखा दूंगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे 13 साल के बेटे को लाइलाज बीमारी है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है एंड मैं होम मेकर हूँ, बट जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता, पंडितों से तो विश्वास ही उठ गया है, कभी कभी भगवान से भी भरोसा उठ जाता है, क्या करें दी। बस भगवान पे भरोसा उठने मत दो, जब मुझे लगता है, देखो समझ सकती हूँ, जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है या जब हम थक लेते हैं ना अपने सारे प्रयास करके, तो एक टाइम आता है जब हमारा भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि कुछ भी हो जाए, भगवान आपके ना हमेशा भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, और अगर हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा है ना, तो समझ लो कि कहीं या तो वो हमारे किसी पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्म का हिसाब चल रहा है, तो अगर हम उन पे विश्वास नहीं छोड़ेंगे, है ना, और फिर भी हम सब्र के साथ अपना टाइम थोड़ा थोड़ा जैसे भी होगा रो के पिट के लेकिन काट लेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, तो कुल मिला के वो जो हमारे पुराने वो थे वो तो कट जाएंगे, लेकिन हमारा आगे का टाइम सही रहेगा। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है पर्सनली, भगवान ना आपके उससे बंधे होते हैं, अगर आप उन पे अंधा विश्वास करते हो, एक फीलिंग अगर ये है ना कि ठीक है, मतलब मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है मुझे दिख रहा है बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अगर अंदर से आपके मन में कभी कभी बीच बीच में तब भी आवाज आती रहती है ना कि ठीक है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन होगा तो मेरे भले के लिए कुछ ना कुछ, वो अंधविश्वास कहीं ना कहीं भगवान को बांध लेता है और आपको ना वो उस मुश्किल से निकाल लेंगे। तो मैं मान रही हूँ कि बच्चे को ऐसी बीमारी हो जाए तो आदमी का सारा विश्वास हिल जाता है, कहने की बात अलग होती है, लेकिन जो झेल रहा है उसको पता होता है उस टाइम पे विश्वास और धीरज रखना मुश्किल होता है, पर मैं यही कहूंगी फिर भी कोशिश करो कि विश्वास और धीरज बना रहे, और भगवान से ये बातें कहना बंद मत करो कि ठीक है आप जो भी कर रहे हो मुझे आप पे विश्वास है, बस मेरे भले के लिए ही होगा। जब ये कहते रहोगे ना तो जल्दी वो मुश्किल कट जाएगी और सच में आपको दिखाई देगा कि आपका इसमें क्या हित छुपा हुआ था, है ना। बाकी भैया बच्चों की हारी बीमारी ये वो, मुझे यही लगता है कि डॉक्टरों का या जिसको भी हम दे रहे हैं ना उसका कोई कर्जा होगा, वो उसका पैसा हमें देना होगा, बस इस बहाने से दे रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना करो कि भगवान किसी से आर्थिक हमें कुछ चुकवाना है तो वो चुकवा दो, लेकिन बच्चे का शरीर, हमारा शरीर, ये सब चीजें सही रहें। पैसे का नुकसान झेला जाता है, शरीर का मुश्किल हो जाता है, अपना झेला जाता है, बच्चों का मुश्किल हो जाता है, तो इतनी प्रार्थना करते रहो, धीरज रखो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे ससुराल में सबसे अलग ही रहती हूँ, मतलब कम बात करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कभी कोई बात मुझसे निकल जाए तो उनको बुरा लग जाता है, इसलिए कम ही बात करती हूँ। तो सब लोग मुझे चालाक, घमंडी और न जाने क्या क्या कहते हैं, बट मैं अलग ही खुश रहती हूँ, क्या सही कर रही हूँ? हाँ, अभी वो आपका दिल दुखा रहे हैं अनजाने में, आपको वो कुछ और मान रहे हैं, लेकिन आप फिर उन्हें कुछ कह दोगी और वो कहीं ना कहीं, मतलब अगर बाहर से देखो तो कहीं ना कहीं आपका दिल अच्छा है ना कि किसी का दिल ना दुख जाए, इसलिए आप चुप रहना पसंद कर रही हो, बदले में आपको वो सुना रहे, आप सुन रही हो, तो अपने आप को एक बिगर पर्सन मान के चलो तो बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट दी, मेरे ससुर जी से लड़ाई हो गई और वो बोल रहा है घर से चले जाओ, क्या हमें रेंट पर चले जाना चाहिए? मेरी सास नहीं है, आप सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। अगर गुंजाइश है रेंट पर रहने की तो जाना, केवल नाक लगा के कि हम तो जी अब ईगो पे बात आ गई हम जा रहे हैं और हमारे हिसाब किताब है नहीं निकल के रहने का, सरवाइव करने का, तो फिर नहीं जाओ। बस ऐसे कहने के बाद ये गांठ बांध लो कि अब अपना मकान बनाना शुरू कर दो, कहीं पर भी उसके लिए आप प्लानिंग शुरू कर दो, ताकि अगली बार जब ये धमकी आए या ये उलाना आए तो आपके पास जाने के लिए एक जगह हो। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड लड़ाई के टाइम तो बहुत बुरे होते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाते हैं और सोचती हूँ कि अब की बार कभी बात नहीं करूंगी, और करूंगी तो बस काम होगा तब। क्या सब भूल कर प्यार से रहना चाहिए या बस काम के टाइम ही बात करें? जब तक पूरा गुस्सा खत्म ना हो जाए तब तक काम के टाइम ही बात करो, क्योंकि जोश में आके सोचोगे कि सब कुछ सही कर लूं, अंदर वो घसी हुई है कील गुस्से की या जो कुछ भी है जिसने हर्ट किया था, दोबारा फिर लड़ाई होगी।
तो जब तक पूरा दिमाग से नॉर्मल ना हो जाओ, सच में ना भूल जाओ उन बुरे अनुभवों को, तब तक नॉर्मल रहो। ज्यादा प्रेम जता के वापस उन लड़ाई का ही दोबारा सीन क्रिएट होना है। नेक्स्ट, इस एपिसोड का मेरा दूसरा क्वेश्चन है। मेरा बेटा 6 साल का है, उसके टीचर ने कंप्लेंट किया, मेरा बेटा और एक और बच्चे ने मिलकर दूसरे रिलीजन के बच्चे पर कमेंट किया, बट मैंने टीचर को कहा मेरा बेटा इतना छोटा ऐसी बातें नहीं कर सकता। टीचर ने कहा शायद हाँ में हाँ मिलाया हो। अब वो जो अलग रिलीजन के बच्चे की जो पेरेंट्स है मुझे देखती रहती हैं स्कूल में और अपने फ्रेंड से कहती हैं इनका बच्चा भी था जिसने मेरे बच्चे को बोला था, बट मेरा बेटा बोलता है मम्मी वो लड़का झूठ बोल रहा है। आप टीचर हो दी, आप बताओ क्या करूं, 3 दिन से यही सब चल रहा है दिमाग में। टीचर ने मेरे बच्चे को डराने के लिए पुलिस की धमकी भी दी, बट मेरे बेटे ने कहा मैंने नहीं बोला और मेरे घर रिलीजन की बात होती भी नहीं है। देखो, इस मामले में आप अपने बच्चे पर अंधविश्वास नहीं कर सकते, कोई माँ बाप नहीं कर सकता। बच्चों की ना 2 पर्सनैलिटी होती हैं, एक उनके माँ बाप जो देखते हैं और एक जो उनके फ्रेंड्स देखते हैं। और जब ऐसा लगता है ना कि अब डांट पड़ेगी या हम कन्फ्रंट कर लिए जाएंगे या हमारे चक्कर में हमारे माँ बाप के सामने जो हमने इमेज बनाई है वो खराब हो सकती है, बच्चे तुरंत पलट जाते हैं, झूठ बोल देंगे, कसम खा लेंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग मार देंगे कि हम तो पहले ही उनके प्रेम में लदे पदे, हमें लगेगा नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बट एक्चुअली उसने वो किया होता है कई बार। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसका ना ज्यादा लोड मत लो। हो सकता है आपके घर में रिलीजन की बातें नहीं होती, लेकिन बच्चा केवल घर से ही नहीं सीखता, वो बहुत सारी चीजें बाहर से सीख लेता है जो हमने कभी उसे सिखाई नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो कभी किसी के घर बेकार बच्चा पैदा ही नहीं होता जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या उनके सबके माँ बाप ऐसे होते हैं? उन्होंने कहाँ से सीखा? वो सब बाहर से ही तो सीख लिया। तो हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ हमने ही सिखाया उतना ही करेगा, वो बहुत सारी चीजें बाहर से भी सीख सकता है। लेकिन रिलीजन पे बात करना ये वो बच्चों के लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है, वो इशू इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बच्चा उसको आगे और कंटिन्यू ना करे। ठीक है, वो इस चीज में ये ना सोचे कि इट्स ओके, उसको लिए ये बवंडर याद रहना चाहिए। तो आगे वो किसी के धर्म पर टिप्पणी करने से पहले सोच ले, केवल और केवल टीचर का जो मोटिव है वो ये है इसके पीछे। लेकिन अब जो उसकी मम्मी कि जी इनका बेटा भी था जिसने कहा था, अब वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। उन्हें भी तो देखना चाहिए कि बच्चा ही तो है, जैसे तुम्हारा कल को उसने ना कहा होता, तुम्हारे बच्चे ने यही कह दिया होता, तब भी तुम यही कर रही होती। इतना दिमाग उसका नहीं चल रहा है ना। अपने बच्चे को शांत करना चाहिए था और दूसरे के बच्चे को बच्चा समझ के डांट देती, समझा देती, बात खत्म होती। अब 3 दिन तक अगर वो इसी चीज को लेके बैठी है तो दिमाग तो उसमें भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। अब ये सोच के आप अपना दिमाग सही रखो कि ठीक है, और बच्चे को यही प्रिटेंड करने दो कि उसने नहीं कहा और मान के भी यही चलो कि हाँ उसने नहीं कहा। लेकिन ये बवंडर फालतू का था, ये था, ये मत करना। बच्चे को ये याद रहना चाहिए कि भैया एक बार ऐसे बोला था तो इतना कुछ हुआ था, ताकि वो आगे से ऐसी चीजें मतलब हाँ में हाँ मिलाई या कहीं जो कुछ भी हुआ वो ना ही करे। कोई उसके सामने करे भी तो वो मना कर दे या फिर उस बातचीत से हट जाए। ज्यादा लोड मत लो इस चीज का। अब जो अभी हम बच्चा है इसलिए इतनी टेंशन ले रहे हैं, बड़े होकर इंस्टाग्राम फेसबुक मतलब मेरे हस्बैंड देखते हैं रील, इतनी नफरत एक दूसरे के लिए रिलीजन में भरी पड़ी है, इतनी निगेटिविटी कि वो सुन के ही दिमाग में वजन हो जाता है। तो उन्हें कौन रोकने जा रहा है? उनके माँ बापों की वो सुनेंगे तो बड़े होके भी करना तो यही है जिसे करना। अब हमारा बच्चा छोटा है इसलिए हमें इतना सुनाया जा रहा है, ये वाली बात है। उन्हें सुनाओ जाके जो लोग सोशल मीडिया पे इतना कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस चीज को ना तो आप अपने लिए नॉर्मलाइज करो ना बच्चे के लिए, और लोड मत लो फालतू का, हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं 21 साल से गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में हूँ। पहले 3rd ग्रेड में थी, अब 2nd ग्रेड में हूँ। लास्ट 8 साल से मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे स्कूल में पार्शियलिटी बर्दाश्त नहीं होती। पिछले स्कूल में प्रिंसिपल से लड़ाई हुई, स्टाफ ने साथ नहीं दिया और डिपार्टमेंट नोटिस मिले, बड़ी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया। अब न्यू स्कूल में थी, प्रॉब्लम हो रही है, कोई एक्स्ट्रा काम मिलते ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। फैमिली मेंबर कहते हैं कि सब स्कूल में लड़ती है, अब यहाँ तो मत लड़ना, पर मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूं? देखो, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती ये ज्यादातर का है, आपसे नहीं, किसी से नहीं होती। लेकिन बात क्या होती है कि हमें चुनना पड़ेगा कि सारी गलतियों को दुनिया में जो कर रहे हैं उन्हें सही करने की जिम्मेदारी हमारी है,
या एक टाइम के बाद अपना दिमागी सुकून बनाए रखना ज्यादा जिम्मेदारी है ना। एक बार मैंने किसी वीडियो में बोला था कि अगर अब वो जमाना है, अगर कोई कहता है ना कि बहन जी हाथी उड़ रहा था, मेरे घर तो हाथी उड़ता, मेरी गली में तो हाथी उड़ता है, तो आपको उसे नहीं बताना कि हाथी नहीं उड़ता भाई साहब। आपको ये कहना है कि हाँ भाई साहब आपने कहा सही में हाथी उड़ता है, कल मेरे तार पे भी बैठा था। बस तू जीता कह के खेल छोड़ना सीखो। हर खेल डिजर्व नहीं करता आपका टाइम और एनर्जी। तो स्टाफ में यहाँ वहां जो भी हो रहा है, जब तक बिल्कुल डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे उस मुद्दे में, या बोलने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा कि भाई अब तो है ही नहीं, तब तक मत बोलो। क्योंकि जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, जब से मैंने दूसरी तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया, जब भी आप किसी की गलत बात का जवाब देते हो, उससे डिस्कस करते हो, स्टैंड लेते हो अपना, घर में भी या वहां पर भी, आपने उस टाइम पे ले लिया, लेकिन वो स्ट्रेस जितने दिन चलता है, इसकी बजाय अगर आप उस टाइम थोड़ा सा शांत रह जाओ एंड अरे चल छोड़, या इसमें इतना ही दिमाग है, मैं ये नहीं कह रही कि डर के रहो, अगर हम ये अपनी सोच बना लेना कि इसमें इतना ही दिमाग है, इतनी ही बात करेगा, तो आपको नीचा भी नहीं फील होता, लेकिन आप अवॉइड करके आराम से निकल गए, आपने अपनी ढेर सारी मेंटल पीस और एनर्जी बचा ली। तो हर लड़ाई डिजर्व नहीं करती कि हम उसमें लड़ाएं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम आ गया कर लो, ज्यादा दे दिया ऐसा करो कि निपटा ही नहीं, फिर गोल्ड मेडल लेने की इच्छा छोड़ दो कि हमने हमारे ऊपर काम है। कोई कहे जी कैसा करा है, ये क्या उत्ती के बजा दिए तुमने, ये क्या मतलब रायता फैलाया, ये काम है, कोई बेइज्जती करे, सीधे कि भैया ओवरलोड था। एक कैपेसिटी होती है, क्वालिटी जब तुम चाह रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो, काम की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई क्वालिटी घट गई। तो जब आदमी, आप खुद सोचो, अगर आप किसी को कोई काम दो और वो ढंग से करके ना दे, आप दोबारा उसे काम दोगे? दिए जाओ, तुम जितना काम दे रहे हो हम तो उतना ही करेंगे ना जितना हमसे हो पाएगा, लोड मत लो फालतू। अब ये आपके घर वालों की भी बात है ना कि उनको भी ये लग रहा है कि ये हर जगह जाके लड़ती है, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि अब अपने अंदर चेंज लाओ। जब अपने घर वाले ही हमें ये कहने लगे कि तू हर जगह लड़ती है, इसका मतलब बहुत हो गया, स्टैंड लेना भाई, अब हमें नहीं लेना। नेक्स्ट दी मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरे जो जेठ जी के लड़के की शादी हुई, उन दोनों हस्बैंड वाइफ में महीने में एक बार जमकर झगड़ा होता है, हद से ज्यादा। डर लगता है कहीं झगड़े में ये लोग कुछ नुकसान न पहुंचा ले खुद को, क्योंकि इसके पहले भी झगड़े में एक हादसा हुआ, समझाने पर भी नहीं समझते, फिर 5-6 दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी कुछ हुआ नहीं। तो इन लोगों के साथ मैं भी जेल में जाऊंगी बिना कुछ किए। मैं इसकी चाची लगती हूँ, जेठानी एक्सपायर होकर 10 साल हो गए हैं, इसलिए आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। अलग होने का रेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकती, सोचती हूँ ऊपर के रूम में शिफ्ट हो जाऊँ, आप बताओ क्या करूँ। देखो अब क्या है, इतना ज्यादा नहीं सोचो आगे का कि मैं भी इनके साथ जेल में जाऊंगी, है ना। बहुत डर है, आप अपना कहीं पे लिख के रख लो, नहीं तो जब उनके झगड़े होते हैं आप रोकने जाओ, उसकी वीडियो बना लो, ताकि ये रहे कि भैया हमने तो रोका था। अगर आपको ये डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है, अपनी तरफ से आप उस झगड़े को जो समझाने की कोशिश करती हैं ना, उसकी वीडियो बना लिया करिए, ताकि प्रूफ रहे कि भैया हम इनके झगड़े को रोकने की भरसक कोशिश करते हैं। नेक्स्ट दीदी, मेरी माँ है, 1 महीने से उसको बेड सोर हो रहा है, उनको ब्रेन डेड बोला है और बॉडी कुछ काम नहीं करती, बस सांस और हार्ट चल रहा है, बोलने से आंख ओपन करती है, कुछ बोलने से उनको समझ नहीं आता, रोती हैं बस, सब कुछ बेड में ही कर रही हैं, और खाने में नली लगाया है कि गंजी डालने के लिए, फिर उनका लास्ट डेट चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है, उनका दर्द देख नहीं पा रही हूँ, क्या करूं दीदी प्लीज बताओ। देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका कर्मा है, जो इतना भुगतना लिखा है वो भुगतेंगी। आप सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हो कि उनको जल्दी मुक्ति दें। और हमारे यहाँ जो मानते हैं वो यही है कि एकादशी के व्रत अगर बोल दो, ऐसी स्थिति में कोई मरीज हो उसके कान में, वो तो नहीं रख पाएगा कि हम इनकी जगह पे 5 या 7 एकादशी के व्रत करेंगे, हे भगवान इन्हें मुक्ति दे दो, तो उस आदमी के कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं और उनको जल्दी मुक्ति मिल जाती है ना। या तो सही होए आदमी या फिर मुक्त हो जाए, भाई इन दो ही चीजों से उसे शांति पड़ सकती है, तो इनमें से कुछ करके देख लो। बाकी और हम कुछ कर नहीं सकते, किसी का दर्द आप ऐसे हाथ से ले नहीं सकते ना कि भाई हम ले लें ला। नेक्स्ट, मेरी भाभी को ये बोला हुआ था कि 3 बार रिस्की होगा, उनका एक बेबी और एक गर्ल
एक बॉय एक गर्ल ऑलरेडी सी सेक्शन थे 1 साल पहले, मेरी भाभी बाय मिस्टेक प्रेग्नेंट हो गई, डर के मारे उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। 4-5 मंथ हो गए तो पता चला, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला बच्चा गिराना भी एक ऑपरेशन ही हो जाएगा, तो हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने डिलीवरी के लिए परमिशन दे दी। थोड़े पैसे देने पड़े थे हमें, उनको बॉय हुआ, भाभी एक गर्ल 2 बॉय बाय सी सेक्शन है, भाभी और बेबी हेल्दी हैं। आप अभी 1-2 साल निकल जाने दो, बॉडी और माइंड रिकवर हो जाए, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्राई करना, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा टाइम ले लो तो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलो मैम, मैं गलत को गलत और सही को सही बोल देती हूँ, जिस वजह से ससुराल में सब मुझसे चिढ़े रहते हैं। 8 साल तक तो मुझे ठीक लगा, लेकिन अब अकेलापन लगता है, बस हस्बैंड और बच्चों में रह गई हूँ। बस ये सोचती हूँ कि अगर मैं अब हार मान गई तो मैं एक बेचारी और लाचार बन जाऊंगी, और लोगों की गलती होने पर भी मैं टोक नहीं पाऊंगी। प्लीज सजेस्ट। आपको सेम आंसर है मेरा जो अभी पहले गया था। अपना स्टैंड लेना, गलत को गलत सही को सही कहना ठीक है, लेकिन अपनी मेंटल पीस की कीमत अगर हमें उससे ज्यादा लगने लगे तो फिर ये चीज छोड़ देनी चाहिए। सारी जिंदगी एक जैसे उसूलों पर नहीं चलते। कई बार आपकी मैच्योरिटी, कई बार आपकी परिस्थितियां आपको सिखाती हैं कि अब आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो कोई गलत कर रहा है, आपके साथ गलत नहीं कर रहा ना, जब तक उसे मत टोको। नॉर्मल रहना सीखो, जज मत करो किसी के फालतू में, उसको सही करने की कोशिश मत करो जब तक वो आपसे खुद मदद ना मांगे कि मुझे सही करना है, मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। नमस्ते मैम, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। डे 1 से ही मेरी ससुराल वालों ने रहना मुश्किल कर दिया था, फिर भी मैंने 3 साल निकाल दिए, उसके बाद से हम रेंट पर हैं। अब मेरे सास ससुर अपने रिश्तेदारों को लेकर हमें लेने आई क्योंकि उन्हें सेवा करवानी है, और दूसरी तरफ बोलते हैं हमें तुम्हें बेदखल कर रखा है, मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं। और उन्होंने मेरे दोनों जेठ को भी बेदखल कर रखा है, लेकिन बुलाते सिर्फ मुझे हैं। मेरा बेटा अभी 8th क्लास में है, मुझे पता है वो बुला भी लेंगे और फिर से वही ड्रामा और मार पिटाई करेंगे ससुर। मैं बच्चों की पढ़ाई और अपनी गृहस्थी खराब नहीं करना चाहती। सास सबको रो के दिखा देती है, जो 15 साल में नहीं बदले अब क्या बदलेंगे, जब वो खुल के बोल रहे हैं बेदखल कर रखा है, तो मेरे वहां जाके रहना बनता है या नहीं। देखो, अगर बेदखल कर रखा है तो फिर जब वो लेने आए आप यही बात करो ना कि आपने तो बेदखल कर रखा है, हमें किस अधिकार से ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। क्लियर करो पहले ये चीज, फिर देखो उनका जवाब क्या आता है बेदखल वाले पॉइंट पर, उसके बाद डिसाइड करा जाएगा। क्योंकि 3 में से सिर्फ आपको बुला रहे हैं, तो या तो वो ये कहेंगी नहीं कर रखा भाई बेदखल, तुम चलो ये वो। तो पहले इस पॉइंट को जाना है नहीं जाना, उससे पहले बैठा के बात करो कि भाई आपने तो हमें बेदखल कर रखा है, तो कैसे होएगा, तब देखो क्या बात निकलती है। नेक्स्ट मैम, प्लीज मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दीजिए। मेरे को अब सुसाइड का ही ऑप्शन नजर आ रहा है। बचपन से कलेश में रहने के कारण मेरी बॉडी बिल्कुल साथ देना बंद कर चुकी है। मेरे चेस्ट में कई बार बहुत तेज दर्द होता है, हार्ट में इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मम्मी ने शादी तो कैंसिल कर दी, बट मेरे को पढ़ने नहीं दे रही हैं। पूरा दिन काम करवाती हूँ, फिर बोलती हैं हम कौन सा तुम्हारी बुक्स छीन रहे हैं, पढ़ लो। लास्ट ईयर मैंने साइकाट्रिस्ट को दिखाया था, उन्होंने क्लिनिकल डिप्रेशन और बायोपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस किया था, बट मम्मी ने आगे ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जब भी पढ़ने बैठती हूँ लड़ाई करने लगती हैं। दुनिया में सबसे बदकिस्मत शायद मैं ही हूँ। बदकिस्मत नहीं हो, बस स्टैंड नहीं ले पा रही हो, अपनी माँ के हाथों में फंस के रह गई हो तुम। और तुम्हारी माँ पता नहीं किस मिट्टी की बनी है कि वो अपने ही बच्चे का नाश पीटे जा रही है। थोड़ा सा अगर मन पक्का करके अपनी माँ से छुटकारा पा लो तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। फिर तुम गिल्ट ट्रिप पे निकल रहे हो, है ना। साइकाट्रिस्ट पे जा रहे हो, वहां तुम्हारी माँ इलाज नहीं कराने दे रही, तो हर जगह जो एक दरवाजा है वो तुम्हारी माँ ने बंद कर दिया, और अपनी माँ को तुम नहीं छोड़ पा रहे। ये है दिक्कत तुम्हारे साथ। तो भैया स्टैंड लेके अपना कि भैया मुझे अपनी जिंदगी ऐसे कब तक मैं बिताऊंगी, ऐसे कब तक चलेगा। 1-2 बार अपने आप से पूछ लो तो अपने आप हिम्मत आ जाएगी। बाहर जाओ, पढ़ाई करो, निकलो। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मैंने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है। 15 लाख लोन हो चुकाने के लिए मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए। अब हमारा बैंक का लोन 3 लाख रुपए रह गया है, और मैंने 10,000 महीना अपनी बहन को देती हूँ और 13,000 बैंक की किस्त देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पहले बैंक का देते हैं, बहन के पैसे को कहते हैं बाद में दे देंगे, क्या ये सही है? आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, इसकी वजह से हमें थोड़ा फाइनेंस दिक्कत हो रही है, आप बताइए प्लीज क्या करूं। सॉरी कमेंट लंबा हो गया।
कहाँ लंबा है बहन, तुम्हारा तो नॉर्मल कमेंट है और इतना सॉरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो कर रही हैं वो सही है, 10,000 अपनी बहन को देती रही है, क्योंकि रिश्तेदारी में बाद में पता लगा पति ने होश नहीं लिया और आपके किसी ने जिसने परेशानी में मदद करी उसके साथ गलत हो जाए। तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो, हाथ खींच रहा है तो अर्निंग बढ़ाने पे ध्यान दो कि अर्निंग कैसे बढ़ेगी, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे ही देते रहो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड के साथ कोर्ट केस चल रहा है। हस्बैंड कोर्ट में नहीं आता, सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करता है। वो 6 मंथ एग्रीमेंट और ससुराल वालों के सिग्नेचर की बात कर रहा है। हस्बैंड ड्रिंक करता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरी फ्रेंड एजुकेटेड है और अब अपनी लाइफ और करियर के बारे में सोच रही है। लोग बहुत सवाल करते हैं इसलिए वो परेशान है। आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? और जॉब का सोच रही है, माँ पापा के घर वाली सिटी में जॉब नहीं करके अनदर सिटी में सोच रही है। क्यों सोच रही है अनदर सिटी में? अभी शादी में से निकलेगी, अलग रहेगी तो अच्छा है। वो अगर पेरेंट्स के साथ रहे तो एकदम से फैमिली से बिल्कुल अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अगर मन बना लिया है या पहले कभी रही है तो फिर कर ले, दूसरी सिटी में जॉब, एक नई लाइफ शुरू करे अपनी। रही बात ये कि वो कोर्ट में नहीं आता या कुछ है, ये तो भाई मुझे लगता है फिर पुलिस हैंडल करेगी ना, कि भाई हमारी तारीख है, सामने वाला आ ही नहीं रहा। इसके लिए भी तो वकील के पास कुछ ऑप्शन होता ही होगा ना। ऐसे तो मान लो किसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट करवाई है और वो आ ही नहीं रहा, तो उसे सजा कैसे मिलेगी? कुछ ना कुछ होता होगा कानूनी इसके लिए प्रावधान कि अगर कोई तारीख पर लगातार नहीं आ रहा तो क्या हो सकता है। तो वो करने की कोशिश करो कि नहीं आ रहा, ना आए। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं कानूनन, वहां पे पता करे। और दूसरी चीज ये है कि जॉब तो भाई कर ही ले फिर वो। अब मैं तो अपने पर्सनल उससे कहूँ तो पहले उसे यहाँ रह के करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ थोड़ा संभल गई है इमोशनली फाइनेंशियली, जब दूसरी सिटी में जाने की सोचे। डायरेक्ट थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी बेटी को डेली स्कूल नहीं भेज पाती। वीक में एक हॉलीडे करवाई देती हूँ ड्यू टू सुबह की नींद, फिर बाद में बहुत गिल्ट होता है। ऐसे बिना किसी रीजन के स्कूल की हॉलीडे करवा दी। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू मैम। अब ये चीज देखो, आपको सुबह की नींद मतलब ये बहुत ही गलत बात है। अगर माँ ऐसे सोचेगी तो बच्चा फिर कैसे रहेगा, मतलब उसका क्या होएगा फिर? अगर माँ का ही मोटिवेशन इतना डाउन है कि सुबह की नींद के पीछे आपने छुट्टी करवा दी एक दिन की हफ्ते में, है ना। लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि बहुत धूमतनाने वाली बात है। भाई आपकी लड़की जिस दिन छुट्टी करती होगी उसका उसे अगले दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता होगा, उसका काम बढ़ता होगा। कई चीजें ऐसी हैं जो छूट भी जाती होंगी, तो ये खामियाजा आपकी लड़की भुगत रही है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर ले रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलने तो जैसे चल रहा है। लेकिन अगर सच में गिल्ट फील होता है तो आदमी फिर उस चीज को सुधारता है ना। संडे में सो लो या वीक में वैसे कोई छुट्टी पड़े उसमें सो लो, लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो नींद की वजह से आप स्कूल की छुट्टी कराएं, ये बिल्कुल बचकानी हरकत है ना। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे ससुर जी तो वैसे बोलते हैं कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, वही करती है वही करेगी, पर उनके भाई भाभी माँ और बेटियां कुछ भी गलत बोलेंगे तो मैं टेक्निकल राइट होती हूँ, चिढ़कर मुझे ही बुरी बात बोलते हैं, गाली देंगे, मेरे मायके वालों को बुरा बोलते हैं, उन लोग के सामने मुझे गलत बना देते हैं, कहते हैं कि कोई मार भी दे तो क्या हुआ, बड़े हैं, और कोई बच्चा हो तो बोलते हैं क्या हुआ, बोल दिया तो क्या मर गई, कट गई। ऐसे दोगले इंसानों से कैसे डील करूं? मेरे हस्बैंड भी उनको कुछ नहीं बोलते, बड़े हैं क्या बोलूं, है तो गलत पर मैं उनको नहीं बोल सकता। इवन उन्होंने सिर्फ इसलिए मुझे मारा था कि मैंने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया था, बोले तेरा कोई हक नहीं है, इन पे कैसे मार सकती है, क्या मायके से लाई थी? मेरे बेटे के हैं हस्बैंड को बताई तो बोली वो जो बोले वही करो वरना करेंगे ही। मेरी सास देवर नंद सबने हाथ उठाया है, ऐसी ही छोटी छोटी बात पर गाली तो सुबह होते ही शुरू, रात तक। नॉन एक्सेप्टेबल। घर के बड़े छोटे सब मार रहे हैं आपको, गालियां दे रहे हैं, और आप उस घर में रह रही हो और आपके हस्बैंड भी रह रहे हैं। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये। आपको सीधे पुलिस केस की धमकी देनी चाहिए, करो चाहे मत करो, कि मैं पिटने थोड़ी आई हूँ कि जैसे वो कहते हैं वैसे रहो, नहीं तो रहेंगे। भैया मैं तो नहीं रह रही ऐसे, मारने आए भाग के अपने कमरे में चली जाओ, बाहर चली जाओ घर से, मारो कैसे मारोगे।
लेकिन ये इसका कड़ा विरोध करो। ये पिटना इस तरीके का बहुत है। एक तो था मुंह से चबड़ चबड़ आदमी कर रहा है, चलो उसे हैंडल करा जाए, लेकिन हाथ ही छोड़ रखा है, नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हबी की जॉब जाने के बाद वो मेरे भाई के यहाँ काम पर चले गए। मेरे हबी को कहना कि मेरे भाई का बिहेवियर सही नहीं रहा उनके साथ। इस बात को 1 साल हो गया। मेरा भाई कॉल करता है मेरे हबी को तो वो रिसीव नहीं करते। तो मेरे भाई ने मेरे से पूछ लिया कि भाई बात क्यों नहीं करते। मैं हबी को बोलती हूँ तो वो बोल देते हैं कि मेरा मन नहीं करता। मैंने अपने भाई को बोल दिया तो उन्होंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इसलिए बात नहीं करते। तो मेरे भाई ने उनको कॉल की, उन्होंने रिसीव नहीं की, तो उनसे वीडियो बनाकर माफी मांग ली। पर अभी अभी भी गुस्सा है, मैं क्या करूं, कुछ बताएं। सीधे अब मिल और ले, पर्सनली पूछ ले क्या हो गया। नेक्स्ट, पापा भी नहीं मिले और माँ के पैर से बच्चे को नहीं मिले तो बच्चों के लिए शराप है। बच्चे समझते हैं जॉब है तो आप खुद को तकलीफ से निकलो, डिवोर्स लेना कोई गलत बात नहीं है। ये किसी को सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट, नमस्ते दी, आपका व्लॉग देखकर बहुत सीख मिलती है, लेकिन मैं आपसे अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। परिवार से अलग परेशान, पति से अलग 20 साल, अगेन वही है, आप बात नहीं रख पा रही हैं। और इतना लंबा आपका कमेंट है और स्पेलिंग बहुत ज़्यादा है, पढ़ने ही नहीं पाती हूँ मैं आपका कमेंट हर बार। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 10 मेंबर एंड गेस्ट, इसलिए राशन भी ज़्यादा आता है। किचन की सफाई हर 10 से 15 दिन में करती रहती हूँ, फिर भी कीड़े दिख जाते हैं, क्या करूँ। घर पे कोई स्टोर रूम नहीं है, सारा सामान किचन में होता है, क्या करूँ, परेशान हो जाती हूँ, प्लीज सजेशन बताओ। एयर टाइट कंटेनर आते हैं फ्लिपकार्ट पे, मैंने एक बार लिंक भी शेयर करा था। ये जैसे सरफ की नहीं आती ढक्कन वाली बाल्टी या ढक्कन वाले डिब्बे आते हैं बड़े, अगर आप एयर टाइट डिब्बों का यूज करेंगी सामान को स्टोर करने के लिए तो कीड़ों की समस्या काफी खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज कि 10 जने हैं, राशन ज्यादा आता है, तो राशन ज्यादा आता है तो फिर ज्यादा खत्म भी होता होगा ना जल्दी, रोटेशन तो चलता ही रहता है। तो आप जितना कर रही हैं अगर उसके बाद भी हो रहा है तो वही है, एयर टाइट कंटेनर यूज करो तो शायद कम हो जाएगी ये चीजें। नेक्स्ट, हाय दी, वैसे तो आप इसके इस चैनल पर मेरा दिल हल्का हो जाता है, लेकिन दिल दर्द में हो, पति हमेशा दुखी करे, मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण शरीर साथ ना दे और किसी अपने से बात करूं तो वहां सिचुएशन ना समझे तो, और हमें हमारा किसी को दुखड़ा सुनाने को दिल ना करे तो क्या करें। ना सुनाएं, अपने आप को ही सुना लें, डायरी में लिख लें, यहाँ बता दें, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपके जानने वाले हैं, एक तो वो समझ नहीं पा रहे, और दूसरी चीज आपने उनसे कह दी तो रीशेयर करने का ऑप्शन बहुत रहता है। तो जब तक आपका बहुत ही मतलब ये ना हो ना कि कोई समझदार आदमी मिल गया जो आपकी बात समझ रहा है, तब तक आप किसी से शेयर मत करो। फिर शेयर मैंने पिछली बार भी कहा था, उसी से करो जिसका आपको लगता हो कि ये शायद मुझसे बेटर सोल्यूशन कुछ दे पाएगा इस चीज का। आपके जैसा या आपसे भी कम अगर किसी का उम्मीद है कि वो देगा तो उससे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है अपनी परेशानियों के बारे में। नेक्स्ट, सिस्टर, मेरा सवाल ये है, मेरा एक बेटा है 16 साल का, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, 8वीं फेल हो चुका था, दोबारा पेपर दिए तो पास हो गया, 9th में आ चुका, लेकिन अब वो 9th में पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं। 2 दिन लगातार जाता है, तीसरे दिन छुट्टी कर लेता है, फिर आए दिन छुट्टी करता रहता है, जाता नहीं है स्कूल में, चिल्ला चिल्ला के उसे स्कूल भेजती हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई हूँ। उससे बड़ा एक बेटा मेरा 18 साल का, उसने पढ़ाई छोड़ दी, 9th फेल हो गया, वह काम पर जाने लगा। मैं क्या करूं, दूसरा भी ऐसा ही निकल रहा है, बात नहीं सुनता। अब दूसरा बेटा भी ऐसा ही है, ये सोचकर मेरा दिमाग खराब है। मैंने गुस्से में कह दिया टीसी निकलवा ले, तो टीसी निकलवाने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन मैंने उसे फिर भी गुस्से में भेज दिया। देखो, अब आपकी बात पढ़ के ये लग रहा है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं, वो जितना भी पढ़ रहा है आपकी वजह से ही पढ़ रहा है ना। जबरदस्ती वाला सौदा है, और जबरदस्ती से कराई गई पढ़ाई आगे किसी काम आनी नहीं है, ये भी तय है। पढ़ाई वो ही काम आएगी जो बच्चा रुचि से अपने दिमाग में बैठा लेगा। तो वो सब कुछ हो नहीं पा रहा तो आप उसे प्रेशराइज करना छोड़ दो, आराम से बोलो कि भैया नहीं पढ़ना, तुझे जो काम करना है कोई स्किल सीख ले बजाय मजदूरी करने के। किसी दुकान पे भी अगर काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहा है, तो सिर्फ ये नहीं कि इतने घंटे काम करना है पैसे के लिए, इतने घंटे काम करना है, उसको एज अ ट्रेनिंग कोर्स मान के कर, कोई स्किल सीख ले, ताकि कल को तो अपना काम खुद जोड़ सके, दूसरे का हमेशा के लिए मजदूर ना बन के रह जाए।
ठीक है, तो नहीं होता कुछ बच्चों का। अब अपना दिल छोटा करके जबरदस्ती पढ़ा भी लोगी तो वो पढ़ाई उसके काम नहीं आएगी। उसको उसके पसंद की, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, उसको बोलो बेटा स्किल सीख, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तुझे पढ़ाई तो इट्स ओके, लेकिन आगे जीवन यापन तो करना ही है ना, तो कुछ ऐसा काम सीख जिससे पैसे कमा सके तो आगे जाके। नेक्स्ट, थैंक्स दी मुझे परेशानी से निकालने के लिए। भगवान आपको और आपके चाहने वालों को हमेशा खुश रखे। अब आ गए जी, ये वाला दोबारा रिपीट हो रहा है एंड खत्म क्वेश्चन। यहाँ पर सारे कमेंट्स जो हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आए हैं। अगेन ये ऐसे ही शुरू होता है तो फिर मुझे छोड़ना पड़ता है। एक छोड़ा है, लंबे की वजह से नहीं छोड़ा, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से छोड़ा है। हर बार लगभग हर वीडियो में कमेंट करती हैं वो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आधे से ज़्यादा में रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ लेती हूँ, बट उनका अनरीडेबल रहता है। मुझे बुरा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका कमेंट पढूं और एक आध बार उनसे बात करूं, और शायद 50 कमेंट किए होंगे उन्होंने, और शायद एक बार बड़ी मुश्किल से उनका एक कमेंट पढ़ पाई थी। बाकी लंबे रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स, आधे आधे सेंटेंस रहते हैं, बात समझ ही नहीं आती। प्लीज़ ट्राई करो सही से टाइप करने की, या जैसे भी, ठीक है। फिलहाल ये वाले सारे मैंने बता दिए, जो भी मुझे सही समझ में आया उसका हल। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के काम के लगे हों तो शेयर करने में बिल्कुल मत झिझकना, भलाई का काम है। और इस चैनल की सारी वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाएं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ताकि ये कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हम कर पाएँ, मैं और आप मिलके, उतना हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है ना। अपने लिए सभी लोग सब कुछ करते हैं, थोड़ा सोसाइटी के लिए भी अगर हम किसी भी रूप में कर पाएँ तो आई थिंक ये ब्लेसिंग है। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।